Hello students, myself Yogesh Pandey and I am your accountancy teacher. Today we will discuss a very important chapter of class 11th which is incomplete record. Okay, and today we will discuss the concept and key features of this incomplete record and try to find the consequences and the basic element of this incomplete record. Apart of this, we will try to discuss some numerical concept also in this class, and it is a very important class in the regard of your term 2 examination. And initially we will talk about the incomplete record. What it is, the incomplete record, as the name suggests, it is a record which is not complete. It means a books of account or the record which do not fulfill the basic objective of the accountancy. यानी जो अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग के बेसिक फीचर्स हैं, विच आर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ascertainment of result, ascertainment of financial position. These key features are not these key objectives are not attained with the help of incomplete record. यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की हेल्प से हमारी अकाउंटेंसी के जो की फीचर्स हैं, की ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं. तो ऐसी कंडीशन में उनके कुछ की फीचर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है. तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज द रिकॉर्ड विच आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के रूल को कंसीडर करते हुए अगर हम जो है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड होती है. अगर हमने इसकी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया, वायलेट कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में जो रिकॉर्ड बनते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बिकॉज दीज रिकॉर्ड डू नॉट हैव द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो भी हमारे अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होती. ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं कि अकाउंटेंसी की जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है? द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, दीज आर टू की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइमरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, अकाउंटेंसी में हम इन दो ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा हम बाकी जो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी भी बात करते हैं, बट इन दोनों चीज़ों की प्राइमरी अटेनमेंट की कोशिश करते हैं हम लोग फोकस तरीके से. लेकिन जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं हो पाते. ऐसी कंडीशन में जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाया जाता है तो उस रिकॉर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले हमने कहा इट फोकस ओनली ऑन द पर्सनल अकाउंट, यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट पे जो है फोकस होता है. ठीक है, एंड सिंस इट इज फोकस्ड ऑन द पर्सनल अकाउंट, इट इज व्हाई इट इग्नोर्स द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है. इसके अलावा इट डू नॉट कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म. ठीक है, ये फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं करता है. ओके, इसके अलावा इसमें जो है केवल और केवल कैश बुक की प्रिपरेशन की जाती है. ठीक है, कैश बुक को मेंटेन किया जाता है और अल्टीमेटली कैश से रिलेटेड, कैश की इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हैं उनको हम कंसीडर करते हैं. अपार्ट ऑफ दिस जो फर्म है वो फर्म अपनी ऑब्जेक्टिव वाइज जो है अपने बुक्स की प्रिपरेशन करती है, पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करती है. इसलिए इस कारण से जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है या कम होती है जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के रूल को पूरा फॉलो नहीं करते हैं. और साथ ही साथ जब हम फाइनल अकाउंट की बात करें, यानी फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है, और बैलेंस शीट की. इनकी प्रिपरेशन जो है हमारी
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें ऐसा करना है तो हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होगा एज पर द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसे हमें कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के कहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे और अपने फर्म की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम अचीव कर पाएंगे। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आई रिपीट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करते हुए नहीं बनाया गया है, जिसमें कुछ डबल एंट्री सिस्टम के रूल को वायलेट कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, और साथ ही साथ उसके कुछ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल अकाउंट को प्रिपेयर किया गया है और केवल कैश बुक को प्रिपेयर किया गया है। ऐसी कंडीशन में फर्म वाइज जो है जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, और अगर हमें फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए फाइनल अकाउंट बनाना है तो ऐसी कंडीशन में हम फाइनल अकाउंट केवल तब बना सकते हैं जब हम उस इंफॉर्मेशन को डबल एंट्री सिस्टम की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होते हैं, उसके की फीचर्स क्या होते हैं। अब हम उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम ऑफ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें सबसे पहली मेरिट है हमारी, इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड एज इट फोकस ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी कि ये प्रोप्राइटर की कन्वीनियंस के हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करता है। इसे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डबल एंट्री सिस्टम के रूल, इन सारी चीज़ों से कोई खास मतलब नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से हमारे प्रोप्राइटर के थ्रू बनाया जा सकता है और उसे जो है बिल्कुल कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जब दूसरे मेरिट की बात करते हैं हम, तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव ऑल्सो, है ना। The double entry system is very low in cost. The preparation of record in the double entry in the incomplete record is very less expensive because it do not involve the preparation of several account and preparation of several books of account, and that is why it reduce the cost of maintaining books of account and reduce the cost of the accountant which are engaged in the firm for this purpose, and proprietor itself prepare the necessary account which he or she or they willing to prepare, and that is why this method is also less expensive, and this method is also suitable for small firm where the adoption of double entry system is not mandatory and they calculate their books of account, they prepare their books of account only for their convenience, whatever and whichever the party they are interested to record, they record only those party, and that is why this method is suitable, and because of this method they do not overburden to the preparation of several unnecessary account। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो स्मॉल फर्म्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपके मतलब इम्पोर्टेंट अकाउंट्स होते हैं, जो भी डिटेल्स होती हैं इम्पोर्टेंट, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जो भी फर्म्स की इररिलेवेंट बुक्स होती हैं जैसे परचेज बुक, सेल बुक, है ना, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पर टेबल्स बुक्स और जर्नल प्रॉपर एंड सो मेनी मोर, इनकी जो है प्रिपरेशन वो नहीं करते, और चूंकि ये प्रिपरेशन नहीं करती, इनकी जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं केवल उनकी प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे किसी स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, और इस कारण से उनको उस अकाउंटेंट को देने वाला खर्च भी सेव हो जाता है। और इस कारण से हम जो है कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंट होते हैं उनको दी जाने वाली खर्चे में कमी आने के कारण उनकी जो अपनी फर्म की ऑपरेशन है वो स्मूथ हो जाती है, क्योंकि ये ना ही किसी के लिए अकाउंटेबल होते हैं और ना ही किसी के हिसाब से अपनी बुक्स जो है प्रिपेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ओवरबर्डन नहीं होते। इसलिए स्मॉल फर्म्स जो है
उनके लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की प्रिपरेशन बिल्कुल सुटेबल होती है। जैसे हम अपने आसपास की छोटी फुटकर दुकानों को देखें तो वो दुकानें केवल अपने उन लेनदारों या उन देनदारों की बात करती हैं, उन डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात करती हैं जो उनके लिए अनपेड हैं, ठीक है। और बाकी कितना स्टॉक है, कितनी चीज़ें आपने ओवर अ मंथ, ओवर ऑफ द ईयर सेल या परचेज की, उसकी रिकॉर्डिंग वो डेली बेसिस पे एक रफ शीट के जैसे कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे अपने सप्लायर को ऑर्डर वगैरह देते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल सुटेबल है उनके लिए और इसमें उन्हें कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसके अलावा हम कुछ डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में देखिए सबसे पहली डीमेरिट होती है हमारी इट कैन नॉट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे अपने ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन की बात करें और हम याद करें कि जब ट्रायल बैलेंस हम डबल एंट्री सिस्टम में बनाते थे तो इट इज द एविडेंस ऑफ द अर्थमेटिक एक्यूरेसी एज the both sided of the trial balance become equal. We could say like there is no arithmetic error in the books of account, ठीक है। लेकिन ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब हम सारे ट्रांजेक्शन को विद द कंप्लीट इफेक्ट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें, ठीक है। और इसके बाद जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे की फीचर्स में भी देखा था, ये केवल कैश बुक को प्रिपेयर करती है और उन पर्सनल अकाउंट की बात करती है जिनको जो प्रोप्राइटर है वो नेसेसरी समझता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन जो है जो वो लिखने से छूट जाते हैं और इस कारण ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं कर पाता है। तो अनटैली ट्रायल बैलेंस बनाने का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हम इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ट्रायल बैलेंस कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा दूसरी डीमेरिट की हम अगर बात करें तो डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता है एंड एज वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर मेड एंड दैट इज व्हाई वी कुड नॉट प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in the incomplete record with the help of incomplete record। यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बेसिस पे चूंकि हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते और ट्रायल बैलेंस पे के बेसिस पे ही हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते। इसका एक और प्राइमरी रीजन है कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट को कंसीडर नहीं करता और ट्रेडिंग और पीएल में हम लगभग सारे नॉमिनल अकाउंट ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम कभी भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की हेल्प से जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की प्रिपरेशन में भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की कंडीशन में केवल हम उन पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं जो फर्म या जो प्रोप्राइटर अपने लिए सुटेबल मानता है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट की असेट साइड और लायबिलिटी साइड एक दूसरे के साथ टैली कर जाए। बहुत सी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो कि बैलेंस शीट के लिए फ्रूटफुल है, बैलेंस शीट के लिए यूजफुल है, हमारा प्रोप्राइटर अपनी कन्वीनियंस के आधार इनकन्वीनियंस के आधार पर छोड़ देता है और इसलिए हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन प्लानिंग इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो प्लानिंग होती है वो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनाई जाती है और सम ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते और इसके साथ साथ हम फाइनल अकाउंट की भी प्रिपरेशन नहीं करते पूरी तरीके से, इसलिए उसके बेसिस पे जो प्रॉपर प्लानिंग बनाई जा सकती है या बनाई जाती है उसकी प्रिपरेशन भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हम एक और डीमेरिट की बात करें तो प्रॉब्लमेटिक कंट्रोल ऑन असेट्स। एज वी नो दैट द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इज क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, देयरफॉर वी कुड नॉट कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ द असेट्स। हम जब तक बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारे फिक्स असेट्स कितने हैं, फिक्स लायबिलिटीज कितने हैं, करंट असेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज कितने हैं और किस तरीके से वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने असेट्स की फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते,
ठीक है। इसके अलावा एक और डिमेरिट की बात हमने की यहाँ पर लास्ट में, इंटरनल चेक आर नॉट पॉसिबल। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि जब हमारी फर्म अपने एम्प्लॉयज के थ्रू एक दूसरे की एक्टिविटी को जो है रीअसेस कराती हैं तो इसे इंटरनल चेक करते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है केवल और केवल प्रोप्राइटर की कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल चेक हम नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने एसर्टेनमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, इन एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। तो जब हम अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन की बात कर रहे होते हैं, और वो भी उस फर्म में जिस फर्म में हमने अपने रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के तरीके से बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में हम दो स्टेप में बात करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की एसर्टेनमेंट की, जिसमें पहला स्टेप होता है हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं, जहां हम अपने कैपिटल को आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्थ के तरीके से, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्थ सिस्टम। ठीक है, और इस कैपिटल को लेकर के जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और इससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग वगैरह की चीज़ों की हेल्प से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या चीज़ें जाती हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, कैपिटल कैलकुलेशन में, और किस फार्मूले से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, आइए देखते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो यूज है हम करते हैं, वेयर वी डिटरमाइन द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, and when we talk about the format of the statement of affairs, it contains two sides, as first one is debit and second one is credit. Okay, in the debit side of statement of affairs we only record the outside liability such as creditors, bills payable, such as creditors, bills payable, bank overdraft and such outside liabilities which are taken by the firm as an obligation to the other party. And in the credit side we prepare various current and fixed assets, fixed assets of the firm as per the value of the book. ठीक है, value recorded in the books, such as cash, bank balance, cash equivalents, okay, bank balance, plant, machinery, land and building, and so many more things. These are some assets which are to be considered in the statement of affairs to calculate the capital, and some of the liabilities which are treated as outside liability for the firm are also mentioned here. These are helpful to calculate the capital as a balancing figure. ओके, इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर में हम कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। तो कैपिटल की कैलकुलेशन में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, कैपिटल की कैलकुलेशन में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं ये हमने देखा कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम डिटरमाइन करते हैं कैपिटल को, और ये कैपिटल अगर टोटल असेट्स ऑफ द ओपनिंग विद द ओपनिंग फिगर एंड आउटसाइड लायबिलिटीज विद द ओपनिंग फिगर, इन दोनों की बात करें तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता होता है, और अगर एंड ऑफ द
मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड हम अगर अपने टोटल असेट्स की बात कर रहे होते हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, देन वी आर डिटरमाइनिंग द कैपिटल आल्सो. ओके, इन दैट केस व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट, तो डेबिट साइड में हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के आउटसाइड लायबिलिटीज को प्रिपेयर करते हैं, यानी वो लायबिलिटीज जो फर्म ने आपकी थर्ड पार्टी से ओवी की है, थर्ड पार्टी से उधारी की है. और क्रेडिट साइड में हम करेंट और फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं जो टेंजिबल या इनटेंजिबल नेचर के साथ साथ फर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल्स हमने कहा कि जैसे आउटसाइड लायबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स की बात की, बिल्स पेबल की बात की, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की, और भी जो फर्म ने आउटसाइड लायबिलिटीज ले रखी हैं जैसे अनएक्रूड, जैसे आउटस्टैंडिंग, इनकी बात भी करते हैं हम. इसके अलावा कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल करेंट एसेट्स की बात करते हैं क्रेडिट साइड में, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर. दीज आर व्हाटएवर द वैल्यूज आर गिवन इन द रिकॉर्ड. इन दोनों के कंपैरिजन से बैलेंसिंग फिगर में हम अपने कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं, और इसके बाद इस कैलकुलेटेड कैपिटल से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम एक फार्मूला यूज करते हैं विच इज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग. ओके, जब हम कैपिटल में अपने ओपनिंग कैपिटल को एडिशनल कैपिटल के साथ जोड़ करके और ड्राइंग के साथ घटा करके जो है फाइंड करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल को हमें पहले लेना चाहिए. जैसे क्लोजिंग कैपिटल जो हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम अपनी ड्राइंग को प्लस कर देते हैं, ड्राइंग मेड बाय द प्रोप्राइटर, ड्राइंग को प्लस कर देते हैं. ठीक है, और माइनस जो हमारे प्रोप्राइटर ने ड्राइंग की है उसको माइनस करने के बाद जो है हम अपने एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों को लेस कर देते हैं, यानी कि माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द फर्म विद इन द ईयर. तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा, वो बैलेंसिंग फिगर हमारी प्रॉफिट को डिक्टेट करेगा. अगर मान लेते हैं ये प्रॉफिट जो है ये वैल्यू निगेटिव आती है, तो निगेटिव की कंडीशन में ये लॉस हो जाएगा. ठीक है, आई रिपीट, अगर हम अपने फर्म में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए हमें दो फेजेस में होके जाना होगा. पहले फेज में हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की प्रिपरेशन करेंगे, जहां हम डिटरमाइन करेंगे अपने कैपिटल को with the help of the accounting equation by which is total assets minus outside liabilities. ऐसे कंडीशन में हम अपने फॉर्मेट की बात करें तो डेबिट साइड में आउटसाइड लायबिलिटीज की हम बात करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो मेनी मोर. ओके, which are owing by the firm from the third side party, and a part of this the creditors are also given. Creditors are also in the credit side, the cash, bank, plant and machinery, land and building. These items are recorded, and with the help of comparing both, we could find the capital in the balancing figure. Okay, and a part of this, when we calculate the capital, we calculate the profit and loss of the firm with the help of the given formula, that with the help of closing capital and adding it from the drawing made by the proprietor and reducing from opening capital and additional capital, if it is given, then whatever the value we find, this will be the determination, this will be the value of profit. And if such value comes in negative, it shows the loss of the firm or bear by the proprietor over a period of time. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, इनकी बात की है। होप यू दिस क्लास इज quite vital informative to you and you are able to understand the concept and consequences of the incomplete record and the preparation of statement of affair and profit and loss is as per that। अगर जहाँ भी डाउट होगा आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगली क्लासेस में हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।